जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे जनन तंत्र। और जनन तंत्र में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, जिसमें एक होता है मादा जनन तंत्र, एक होता है पुरुष जनन तंत्र। तो हम लोग यानी नर और मादा दो होते हैं। तो हम लोग आज का मेरा मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पुरुष जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र। इसके बारे में हम आज आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसका चित्र कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखना है, और ये जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पहले आपको बताएंगे जनन तंत्र क्या होता है, जनन तंत्र के कार्य क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे यानी कि पुरुष जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र। उसके बारे में हम चित्र आपको समझाएंगे, उसके कौन कौन से मुख्य भाग लिखने हैं, उसकी कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं, सारे एक एक करके हम आपको बताएंगे। और इसमें बने रहिएगा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। चलिए पहले देखते हैं कि जनन तंत्र क्या होता है। तो जनन तंत्र आप लोग ये जानना चाहिए कि जनन तंत्र जितने भी मतलब जो संभोग करने के समय पे यानी जब कोई पुरुष या स्त्री जब आपस में संभोग करते हैं, तो उस संभोग करने के दौरान जितने भी अंग उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सारे लोग का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं जनन तंत्र। मतलब जो जब वो संभोग करेंगे तो संभोग करने के दौरान कौन कौन से उनके अंग जो होते हैं उसमें सहायता कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन सारे लोग को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जनन तंत्र बोलते हैं। तो देखिए पहले क्या हुए, सभी अंग जो युग्मकों का निर्माण निषेचन तथा नई संतान के जन्म में भाग लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से जनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। क्या करेंगे, वो युग्मकों का निर्माण करेंगे यानी बच्चे संतान को जन्म करने में सहायता करेंगे, निषेचन करने में सहायता करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जनन तंत्र। यानी कुल मिला जुला के संभोग के दौरान भाग लेने वाले सभी अंगों को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जनन तंत्र बोलते हैं। इसका कार्य क्या करना है, तो पहले युग्मक का निर्माण करने में देखिए क्या करता है। पहले युग्मक का निर्माण करने का मतलब ये होता है कि जैसे स्त्री में कुछ अलग युग्मक पाए जाएंगे और पुरुष में कुछ अलग युग्मक पाएंगे। आगे देखिए कैसे पता चलेगा। तो युग्मक का निर्माण जैसे पुरुष हो गया, तो पुरुष में उसका युग्मक शुक्राणु होता है, यानी पुरुष का शुक्राणु, पुरुष में जो युग्मक बनता है वो क्या है, शुक्राणु। ऐसे जो स्त्री होती है, स्त्री का जो शुक्राणु होता है, स्त्री में जो बनता है वो अंडाणु होता है, यानी इसका युग्मक क्या हो गया, अंडाणु हो गया। ऐसे देखिए लैंगिक हार्मोन, इन लोगों में हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं। तो पहले देखिए पुरुष में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से दाढ़ी, बाल, मूछ, आवाज भारी होना, सीने चौड़ा होना, मांसपेशियां तगड़ी होना, ये सभी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। अगला देखिए स्त्री में जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। तो ये स्त्री में जो दो हार्मोन होती है, ये जो होती है मासिक धर्म चक्र को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ये दोनों स्त्रियां में पाई जाती है। ठीक है ना। ये सिर्फ पुरुष में पाया जाएगा, ये सिर्फ स्त्री में पाई जाएगी। अब देखिए निषेचन करना, अगला पॉइंट क्या बना है, निषेचन करना। तो ये जो होता है जनन तंत्र क्या कहते हैं, निषेचन कराते हैं। भ्रूण का विकास कराना होता है, इनका काम क्या होता है, भ्रूण का विकास कराना। शिशु के जन्म में क्या कहता है, सहायता करना। तो ये जनन तंत्र की मैंने आपको जनन तंत्र क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसमें कुछ आपको बातें बताया। जो पुरुष होता है उसमें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, पुरुष का युग्मक शुक्राणु होता है, आपको ध्यान रखना है। स्त्री में जो होता है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, इसका जो युग्मक होता है वो अंडाणु होता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए जनन तंत्र में दो प्रकार के जनन तंत्र, एक होता है पुरुष जनन तंत्र, एक होता है स्त्री जनन तंत्र। तो ये पुरुष जनन तंत्र है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे बोलेंगे, पुरुष जनन तंत्र का वह सभी अंग जो संभोग के दौरान भाग ले रहे हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पुरुष जनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखा गया है, लिखा है पुरुष के शरीर में स्थित हुए सभी अंग जो शुक्राणु का निर्माण, पोषण, संग्रह, परिवहन तथा निषेचन के लिए मादा जनन तंत्र पहुंचाने का जो ये सब होते हैं, परिवहन तथा निषेचन के लिए मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब जो वीर्य होता है उसको क्या करते हैं, मादा जनन तंत्र के तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जनन तंत्र बोलते हैं, यानी नर जनन तंत्र बोलते हैं। दोनों एक ही होता है, नर जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पुरुष वाले में जितने भी पुरुष के संभोग के दौरान पुरुष के जितने भी जनन तंत्र वाले पार्ट होंगे, वो सभी लोग जब भाग लेंगे तो उनको सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, पुरुष जनन तंत्र। और क्या क्या करने के लिए होते हैं, तो पहले शुक्राणु का निर्माण करते हैं, पोषण करते हैं, संग्रह करते हैं, परिवहन करते हैं, और निषेचन के लिए मादा जनन तंत्र में क्या करते हैं, वो पहुंचाने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पुरुष जनन तंत्र। इसका काम क्या है, ध्यान समझिए। पुरुष जनन तंत्र का मेन काम यह है कि सिर्फ जो उनका जो वीर्य होता है उनको क्या करना है, मादा के जनन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ होता है किसका, पुरुष जनन तंत्र का। ठीक है ना। आगे देखिए कार्य क्या है इसका, शुक्राणु बनाना, टेस्टोस्टेरोन बनाना। शुक्राणु बनाना भी इनका काम है और टेस्टोस्टेरोन बनाना भी इन्हीं का काम है। अगर देखिए शुक्राणु को स्त्री के जनन तक पहुंचाने का काम होता है इनका। अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, इस चित्र में हम लोग को पहले जानना है कि पुरुष जनन तंत्र जो होते हैं, उस पुरुष जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन से। पहले देखिए अंडकोश होता है, मैं बताऊंगा एक एक करके सारे बताऊंगा। अंडकोश होता है, वृषण होता है, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिनी होता है, स्खलन नली होती है, मूत्र मार्ग होता है और सहायक ग्रंथियां होती है। ये जो होती हैं ये पुरुष जनन तंत्र के क्या होती है, कुछ मुख्य अंग बताए गए, सहायक ग्रंथियां जो तीन होती है, आगे चल के मैं बताऊंगा। और ये बाकी जितने भी
चित्र हैं, ये सारे लोग मैं आपको एक एक करके चित्र के सहायता से बताऊंगा। तो पहले चित्र को समझाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे मुख्य बातें जो है वो बताऊंगा। देखिए ये चित्र है, यहाँ पर जो देखिए या जो ये जो होती है पुरुष का जो होता है पेनिस होता है, ठीक है ना, ये पुरुष का पेनिस वाला पार्ट होता है। पेनिस का सबसे ऊपरी सिरा बोलते हैं सीसन मुंड बोला जाता है। तो ऊपर और सबसे जो भाग होता है फूला हुआ उसको बोलते हैं सीसन मुंड, ठीक है ना। और ये जो नली है इसी पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलता है पेनिस पूरा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर भरा हुआ भाग सीसन मुंड कहलाता है। नीचे दो पुरुष में दो ब्रीसड होते हैं जो पेनिस के दोनों साइड में होते हैं, उसको बोलता है ब्रीसड। तो ये ब्रीसड है और उसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो ये हो गया ब्रीसड। तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, पहले अंडकोश। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्रीसड दिख रहा है, ये एक थैलिम होता है जिसको बोलते हैं अंडकोश। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जिसमें ब्रीसड होता है उसके बाहरी जिसमें वो रखा गया था उसको क्या बोलते हैं? अंडकोश बोला था। ब्रीसड आपको समझ में आ गया, ये जो गोल सा भाग दिख रहा है ब्रीसड होता है, इसकी संख्या 2 होती है। सारे मैं डिटेल में भी वहां बताऊंगा। अधिब्रीसड जी, इसके ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, ब्रीसड के ऊपर जो आपको यहाँ कुंडलित हुई संरचना दिख रही है, नली दिख रही है, ये ब्रीसड के पश्च भाग में यानी पीछे होती है, उसी बोलते हैं अधिब्रीसड। ये जो होता है अत्यधिक कुंडलित होती है, ठीक है ना, ये अत्यधिक कुंडलित होती है। अब आगे देखिए, अगला देखिए शुक्रवाहिनी। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ यही बनता है, ये जो होता है शुक्राणु बनता है, यही शुक्राणु इसी रास्ते जाता है, इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये भी आपको समझ में आ गया शुक्रवाहिनी। स्खलन नलिका, स्खलन नली क्या होती है? देखिए जब वीर्य जो होता है या मूत्र जो होता है जिस नली से बाहर निकलता है उसी को हम बोलते हैं स्खलन नली। यानी जब पुरुष अपना वीर्य निकालता है तो उसी को हम बोलते हैं स्खलन, ठीक है ना, स्खलन बोलते हैं। और नली है तो स्खलन नली, यानी कौन, अब उसमें से देखिए दोनों एक ही रास्ते निकलते हैं, मूत्र भी इसी रास्ते निकलता है और जो स्खलन वीर्य भी जो होता है इसी रास्ते निकलता है। अगर देखिए मूत्र मार्ग, तो आपको मूत्र मार्ग तो यही पता है, यही मूत्र मार्ग भी है। अगला है सहायक ग्रंथि, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा सहायक ग्रंथि क्या होती है। देखिए यहाँ सहायक ग्रंथियों में आपको याद रखना है, सहायक ग्रंथियां जो होती है 3 होती हैं। 3 में कौन कौन सी होती हैं? तो पहले देखिए सहायक ग्रंथि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पत्ते की तरह, इसको बोलते हैं शुक्राशय यानी वीर्य पुटिका। इसी को बोलते हैं क्या? सहायक ग्रंथि यानी वीर्य पुटिका। अगला आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ देखिए रेड से जो बना है, रेड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। उसके नीचे एक और दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं कंदमूल पथ या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो 3 ग्रंथि मैंने आपको बता दिया हूँ। पहला क्या था शुक्राशय वीर्य पुटिका, दूसरा उसके नीचे होता है प्रोटेस्टेस ग्रंथि और तीसरा कंदमूल पथ ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है। आज देखिए हम लोग को पढ़ना क्या? ब्रीसड। तो ब्रीसड आपको पता है कि ये जो है क्या है? ब्रीसड, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये देखिए पुरुष जनन तंत्र का मुख्य भाग है, मुख्य अंग होता है, इसकी संख्या देखिए कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। एक ब्रीसड होता है, इस एक ब्रीसड में कम से कम जो होता है 250 से 300 पालियां होती है। पालियां का मतलब ये होता है इसमें जो होती है ऐसे करके कुछ इसमें संरचना पाई जाती है, ऐसे करके, इसी को बोलते हैं पालियां। तो एक ब्रीसड में 200 से 250 से 300 पालियां होती हैं और एक पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। ये बातें ध्यान रखनी होगी, मैं आगे बताऊंगा ये सब क्या होती है, पालियां क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं क्या होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रीसड जो होता है वो 2 होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें जो होता है एक ब्रीसड में 250 से 300 पालियां पाई जाती है, एक पाली में 2 से 3 शुक्राणु हो सकते हैं, शुक्र नलिकाएं होती है। अब आपको ध्यान रखना है जो ब्रीसड होती है इसकी लंबाई देखा जाए, लंबाई तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, चौड़ाई देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ाई होती है इसकी। और मैं आपको बता दूं जो ये शुक्राणु बनते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, जो ब्रीसड बनते हैं इस ब्रीसड में जो होता है शुक्राणु यहीं पर बनते हैं, शुक्राणु यहीं पर बनते हैं। तो क्वेश्चन ये मेरा रहता है और मतलब कुछ लोग पूछते भी हैं कि जो ब्रीसड है उसको शरीर के बाहर ही क्यों रखा गया, इसको शरीर के अंदर क्यों नहीं रखा गया? ये बाह्य जननांग तंत्र है, बाह्य जननांग तंत्र है, तो बाह्य जननांग तंत्र तो बाहर ही क्यों रखा गया, इसको अंदर क्यों नहीं रखा गया? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और जो ब्रीसड है इसमें शुक्राणु जो है उनको बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे? सारे शुक्राणु मर जाएंगे, यानी यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुक्राणु है उनको बनने के लिए हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, यानी 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उन लोगों को शुक्राणु बनने के लिए, इसीलिए इसको शरीर के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो जो ब्रीसड होते हैं शरीर के बाहर रखने का मुख्य कारण ये है कि उसमें शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु को बनने के लिए 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे लोग का ब्रीसड बाहर होता है? तो आपसे क्वेश्चन यही है कि क्या जितने भी ब्रीसड होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, क्या सभी का ब्रीसड बाहर होता है? तो सभी लोगों का ब्रीसड क्या होता है? शरीर के बाहर ही होता है। लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसका शरीर जो ब्रीसड होता है वो शरीर के अंदर होता है, वो है हाथी।
हाथी जो होता है उसका जो ब्रीसर होता है शरीर के अंदर होता है। अब कारण क्या है, तो आप लोगों को भी कारण पता चल गया होगा कि जो शुक्राणु होते हैं उनको बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए और उसका ब्रीसर अंदर है। इसका मतलब हो सकता है कि उसका जो है उसका शरीर का टेम्परेचर भी क्या हो 35 डिग्री सेल्सियस ही हो, इसीलिए उसका ब्रीसर अंदर है। और अंदर है इसका मतलब शुक्राणु आप बन सकते हैं। इसीलिए हाथी होती है उसका ब्रीसर कहाँ होता है, अंदर होता है। उनके शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणु बनने के लिए उतना चाहिए, इसलिए उनका ब्रीसर कहाँ होता है, अंदर होता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये क्या बोला है, इसकी संख्या 2 होती है। यह अंडकोश में स्थित होता है। मैं अभी आपको बनाकर दिखाया ये क्या होता है, अंडकोश उसी में ये स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो आपको कार्य पता होगा, शुक्राणुओं का निर्माण करना। अगला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो ये 2 काम होता है किसका, ब्रीसर का। तो पहला मुख्य पार्ट आपको पता चल गया। इसका देखिए जनन नलिकाएं, जनन वाहिकाएं क्या होती है, जनन वाहिकाएं जो होती है, जनन वाहिकाएं मतलब शुक्राणु जब निकलता है तो शुक्राणु को कहां से कहां तक कैसे कैसे लेकर जाना है, उन्हीं को बोलते हैं जनन वाहिकाएं। मतलब कैसे कैसे किस रास्ते कहां से कहां लेकर जाना है, उसका काम कौन है, कौन करता है, जनन वाहिकाएं करती है। देखिए इनका कार्य शुक्राणु को परिवहन करना, मतलब परिवहन करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। देखिए कैसे जाएगी, जैसे पहले ब्रीसर में इसका निर्माण होता है, ब्रीसर से इस अधिब्रीसर में जाएंगे, इस अधिब्रीसर से फिर शुक्रवाहिनी में जाएंगे, शुक्रवाहिनी में फिर स्खलन नलिका में यहाँ पर आएंगे और स्खलन नलिका कहाँ आती है, इसी स्खलन नलिका में उसी मूत्रमार्ग भी है, तो मूत्रमार्ग से कहाँ निकल जाती है, फिर बाहर निकल जाती है। तो कहाँ ब्रीसर, ब्रीसर से अधिब्रीसर, अधिब्रीसर से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से कहाँ आ गया स्खलन नली, स्खलन नली से कहाँ होती है मूत्रमार्ग, सीधा रास्ते बाहर निकल जाएंगे। कार्य क्या है, शुक्राणु को संग्रह करना, मतलब शुक्राणु जो होते हैं क्या करते हैं, सब इकट्ठा करते हैं। फिर शुक्राणु का परिपक्व होना, मतलब शुक्राणु क्या करते हैं, जो होता है निषेचन करने के लिए परिपक्व बनाने, सक्रिय बनाते हैं। शुक्राणु को बाहर निकाला, तो शुक्राणु को बाहर निकाला किसका काम है, जनन वाहिका की। नली है, नली इधर से उधर लेकर जाना है इसको। अगला देखिए बाँ है जननांग। अब बाँ जननांग जो पुरुष का होता है लिंग होता है, यही जो होता है क्या है, लिंग है। यहाँ पर देखिए कार्य इसका क्या है, तो लिंग का काम क्या कर, मैथुन में सहायता करना, यानी संभोग में सहायता करना। अगला है वीर्य को स्त्री के जननांग तंत्रों में क्या करना है, पहुंचाना होता है। तीसरा है मूत्र त्याग का मार्ग भी यही क्या करता है, यही है मूत्र मार्ग का मार्ग भी क्या है, यही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बताया। अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये आ रहा होगा कि सर इतना जो है अंडकोश, ब्रीसर, अधिब्रीसर, वाहिकाएं बताया, इसमें से आपने सिर्फ 3 ही बताए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये मुख्य 3 जो थे ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक ग्रंथियां बता दे रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए अंडकोश का काम क्या है, जो होता है, जो ब्रीसर होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना, और शुक्राणु निर्माण में सहायता करना। और क्या काम है इसका जो काम है, ये जो होता है, ये जो ब्रीसर होता है उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना, यानी जो होता है शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखना। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कम रहेगा तभी शुक्राणु बनेंगे, इसका काम है। ब्रीसर के बारे में आपको बता दिया। अधिब्रीसर जो होता है इसके ऊपर होता है। जब यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब समझ लीजिए अभी बच्चे होते हैं, तो क्या होते हैं, अधिब्रीसर में जाते हैं। अधिब्रीसर में जाते हैं, खेलते कूदते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो अधिब्रीसर का काम क्या है, यहाँ पर इनको शुक्राणु को क्या करना, बड़ा करना, यानी परिपक्व करना और सक्रिय करना। यहीं पर आकर जो शुक्राणु होते हैं थोड़ा सा हिलना डुलना और तैरना सीख जाते हैं। तो यहाँ पैदा होंगे, यहाँ आकर पलेंगे, पोसेंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्या, शुक्रवाहिनी यहाँ जब बड़ होकर सक्रिय हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ, इसी मार्ग से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर पेनिस में आएंगे। अगर स्खलन नली जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो संभोग करने के दौरान क्या होगा, स्खलन नली के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। मूत्र मार्ग के बारे में आपको बता दिया, यही मूत्र मार्ग भी होता है। क्या होता है, इसी रास्ते क्या होता है, मूत्र निकलता है। ये जो होता है एक लंबी सी नली होती है, ठीक है ना, इसी मार्ग से क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है और इसी से वीर्य भी निकलता है। अगला देखिए सहायक ग्रंथि। अब सहायक ग्रंथि के बारे में आपको बताया बोला, यहाँ पर देखिए 3 ग्रंथि यहाँ पर, एक शुक्राशय जिसको वीर्य कूटका भी बोल रहे हैं। अगला देखिए अनरेड वाला जो बताया इसी प्रोस्टेट ग्रंथि भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरा वाला जो है कंदमूल पथ है, बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बोल रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रंथि जो सहायक ग्रंथि होती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये इसका मेन काम यही है कि कब वीर्य निकालना है, कब मूत्र निकालना है, यही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि के बारे में हम आपको बताते हैं, फिर सहायक ग्रंथियों की महत्व बताएंगे। चलिए देखते हैं सहायक ग्रंथि और इसके महत्व। तो ये सहायक ग्रंथियां हैं, और सहायक ग्रंथि जो है 3 मैं बताया हूँ, एक है वीर्य पुटिका, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक है बल्बोयूरेथ्रल। मैं तीनों का नाम बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये वीर्य पुटिका है, जिसको शुक्राशय बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो बताया हूँ, ये जो है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये जो रेड कलर वाला बनाया हूँ, ये वाला, ये सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये एक ही है, मतलब ऐसे पूरा छेका हुआ है, एक ही है। लेकिन ये जो है ये 2 है, और ये भी क्या है, 2 है। तो पहले देखिए वीर्य पुटिका है, यानी कि शुक्राशय हम बोलेंगे, यह एक जोड़ी है। तो देखिए एक इधर है और एक इधर है, एक जोड़ी हो गया। यहाँ पर देखिए क्षारीय द्रव बनाती है। ये जो होता है क्या होता है, क्षारीय द्रव बनाता है। अगला देखिए
फ्रक्टोज प्रदान करती है। ये जो होता है शुक्राशय, ये फ्रक्टोज भी प्रदान करता है, जो शुक्राणु क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणु होते हैं उनको भी तो खाना पीना चाहिए, कैसे वो आखिर आगे चलेंगे। इसलिए क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसमें उस फ्रक्टोज क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा देता है। अब देखिए प्रोटेस्टेस ग्रंथि, ये जो होता है सिर्फ एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही होता है। ये देखिए एक होता है, ये दुधिया द्रव बनाता है। दुधिया मतलब सफेद रंग का एक द्रव बनाता है, शुक्राणु की सक्रियता को बढ़ाता है। जो शुक्राणु होते हैं उनकी सक्रियता यानी क्रिया करने की दर को बढ़ाता है, बहुत तेज, मतलब वो आगे बढ़ते हैं। वीर्य पतला बनाता है, कौन, प्रोटेस्टेस ग्रंथि। तो ये इसके 3-4 काम होंगे। इसके देख लीजिए, मतलब कैसे पता चलेगा वीर्य कोटिका क्या कर रहा है, प्रोटेस्टेस ग्रंथि क्या कर रही है। मैं इसको बता रहा हूँ, प्रोटेस्टेस ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो वीर्य कब निकलना है और मूत्र कब निकलना है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अगला देखिए बल्बोयूरेथ्रल, या इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि भी बोला जाता है इसको। और ये सबसे नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, ये दो है, दो है। देखिए यह एक जोड़ी होता है, चिकना द्रव बनाता है दूसरा। और ये देखिए मूत्र की जो होता है अम्लता को कम करता है। जो मूत्र होता है वो अम्ल होता है, अगर वो मूत्र के रास्ते आएगा, अगर क्योंकि अम्ल जो होता है जलन पैदा करता है, तो जब मूत्र के रास्ते आएगा तो जलन पैदा होगा, लेकिन ये क्या करता है, उसको कम करता है। अरे देखिए शुक्राणु की सुरक्षा करता है। जो शुक्राणु होते हैं उनकी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है, क्योंकि अम्लीय हो जाएंगे तो अम्लीय होने पर शुक्राणु भी क्या होंगे, मरने लगेंगे। हालांकि देखिए महत्व, जो सहायक ग्रंथियां हैं उनके महत्व, तो पहला क्या है, इसका महत्व वीर्य का निर्माण करना, पहला इसका महत्व। दूसरा शुक्राणु को पोषण देना। पोषण देना कैसे दिया है मैं बता रहा हूँ, फ्रक्टोज देता है, ठीक है ना। अगला शुक्राणु की गति को बढ़ाना, तो आपको पता है प्रोटेस्टेस ग्रंथि क्या करता है, शुक्राणु की सक्रियता बढ़ाता है, नहीं गति को बढ़ाता है। सब लोग मिलकर क्या करते हैं, उसका महत्व बताएंगे। देखिए शुक्राणु की गति को बढ़ाता है। अगर देखिए शुक्राणु की सुरक्षा करता है, ये क्या करता है, शुक्राणु की सुरक्षा भी करता है। निषेचन की संभावना को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो ये कौन है, सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, सारे काम इसका महत्व बता दिया, कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं, कौन क्या करता है, कौन कितने होते हैं, सारे मैंने बता दिया। ये था पुरुष जनन तंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे पुरुष जो होता है बाह्य जनन तंत्र, यानी कि जो होता है वृषण जो होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे, इसके चित्र बनाएंगे, इसके बारे में पूरा व्याख्या करेंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट पार्ट में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।